दीपक कुमार आप सबको स्वागत करता हूं आज के रैपिड फायर सीरीज के एपिसोड 3 में। तो चलिए दोस्त, आज हम एपिसोड 3 शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए ये जो हम सीरीज लेकर के आए हैं बहुत ही फायदा करेगा। ऐसे ही एपिसोड हम आगे भी लेकर के आए हैं। अगर आप नहीं देखे तो मेरे पहले के 3 सीरीज और आ चुके हैं, एपिसोड 0, 1, 2 और ये आज का 3 एपिसोड है। ठीक है, तो चलिए दोस्त आज शुरू करते हैं। ये जो हम बना रहे हैं ये इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे। 10 क्वेश्चन को बहुत ही डीप में एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे, इस तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन मिलेंगे कि आप लोगों को बीपीएससी या कोई भी पीसीएस एग्जाम में आप जो डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने में बहुत ही मदद करेगा। तो इसको आप ध्यान से प्लीज पूरे लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। देखने के बाद ये समझ में आएगा कि एक क्वेश्चन के अंदर हम कितना डीपली एक्सप्लेन करेंगे। इस एक्सप्लेनेशन को आप लोग अगर देखिएगा तो आपको बीपीएससी या फिर कोई भी पीसीएस एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें आपको लिखने में बहुत मदद करेगा रिटन में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला। इससे पहले हम एपिसोड 2 में आपसे पहले हम एक सवाल पूछे थे कि बंगाल में जो ममता बनर्जी बनी है, इस बार सीएम ये शपथ ली है, वो कितनी बार वो सीएम बन चुकी है। तो इसका आंसर, सही आंसर ये है कि बंगाल में जो ममता बनर्जी बनी है सीएम, वो इस बार तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुकी है बंगाल की। तो चलिए आज का जो अगला हम ये क्वेश्चन दे रहे हैं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। इसका जवाब हम अगले एपिसोड में यानी एपिसोड 4 में आपको इसका सही आंसर हम बताएंगे। तो आज का सवाल है, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो आपका सवाल यही है। तो आप इस सवाल का जवाब अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर आप बताइएगा और हम इसका आंसर आपको एपिसोड 4 में आपको बताएंगे। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो चलिए आज का हम अपना पहला शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो आज का सवाल है, लॉर्ड कर्जन का संक्षिप्त विवरण। देखिए, मैं एक छोटा सा टॉपिक उठाता हूं, उसके ऊपर पूरी तरीके से मैं बहुत अच्छे से डिटेल में उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। तो चलिए हम आज लॉर्ड कर्जन के बारे में, उसकी पूरी संक्षिप्त इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल है 1899 से 1905 तक 6 वर्षों का शासनकाल उसका बंगाल में रहता है। बंगाल में रहने के बाद 1899 में वो, देख लीजिए, इसका शासनकाल 1899 से 1905 इसका शासनकाल चलता है। 1899 से 1900, देखिए 1899 में लॉर्ड कर्जन भारतीय टंकन तथा पत्र मुद्रा अधिनियम 1899 में भारतीय टंकन एवं पत्र मुद्रा अधिनियम को लॉर्ड कर्जन ने पारित किया। इसके तहत किसे, जब ये जो कंप्यूटर टाइपिंग मशीन है इसको शुरुआत कर दिया कि अब भारत में इसका छपाई शुरू हो जाएगा। कोई भी चाहे अपना समाचार पत्र कोई छाप सकता है और यहाँ पर मुद्रा छापने की भी यहाँ पर परमिशन मिल जाती है, इसी के अधिनियम। इसके बाद 1901 ईस्वी में 2 ऐसे आयोग का गठन किया गया। सर मानक्रिफ के अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का बनाया गया, सिंचाई आयोग का गठन किया लॉर्ड कर्जन। इसके बाद 1901 ईस्वी में ही रॉबर्टसन के अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग का गठन किया गया। 1901 ईस्वी में देखिए 2 आयोग का गठन किया गया, सर मानक्रिफ के अध्यक्षता में सिंचाई आयोग और रॉबर्टसन के अध्यक्षता में रेलवे आयोग। फिर ठीक उसी प्रकार से 1902 ईस्वी में 2 आयोग का गठन किया गया। एक सर टॉमस रैले के अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। ठीक है, आयोग का गठन किया गया। फिर है सन 1902 में ही किया, इसको लिख लिए तो आप देख लीजिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं सन 1902 में ही एक और गठन किया गया जिसको हम लोग जानते हैं एंड्रयू फ्रेजर के अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की गठन किया गया। पुलिस आयोग का गठन किया गया सन 1902 में। तो इसको डेट को याद रखिएगा, डेट वाइज करके आंसर आप याद रखिएगा हमेशा। 1902 में टॉमस रैले के अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग और 1902 में ही एंड्रयू फ्रेजर के अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। उसके बाद से क्या है कि फिर एक अकाल पड़ गया था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल में बहुत ही ज्यादा। तो उस अकाल के लिए
मैकडोनल्ड 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 की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। तो सर मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का भी गठन किया गया। ये बहुत सारे योजनाओं को आयोग को गठित किया था लॉर्ड कर्जन बंगाल में बहुत ज्यादा ही अच्छे काम भी किए थे। इसके बाद देखिए 1905 ईस्वी में एक पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान का निर्माण किया था। 1905 ईस्वी में कर्जन ने पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान का निर्माण किया, जो पश्चिम बंगाल के लिए जो कर्जन का सबसे बड़ी जो गलती थी वो था बंगाल विभाजन। 1905 में आपको पता है कि उसने सबसे पहले क्या किया, 19 जुलाई 1900, देखिए हम बंगाल विभाजन के बारे में आपको पूरी डिटेल में अच्छे से बताते हैं। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन शिमला में इसका घोषणा कर दिया कि बंगाल को विभाजन करेंगे। बंगाल को विभाजन करने के लिए 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया और इसे 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इस विभाजन करने के बाद कर्जन पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा, क्योंकि जब कर्जन के कहना था कि हम बंगाल का विभाजन जो कर रहे हैं वो हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव यानी अनुशासन या प्रशासनिक तरीके से हम विभाजन कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में रहने वाले लोगों का ये कहना था, ये मानना था कि नहीं, जो बंगाल का विभाजन हो रहा है वो एक सांप्रदायिक तरीके से किया जा रहा है, यानी हिंदू मुस्लिम को तोड़ने के लिए। जैसा कि आपको पता है इसे बंगाल जो है, ये पूरा बंगाल है, इसको दो भागों में से तोड़ा। ये आज जो है बांग्लादेश कहलाता है, ये पूरे बंगाल कहलाता था, आज ये बांग्लादेश बन गया। ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल जो भारत की हिस्सा है। तो ये इसमें जो बीच में तोड़ा, तो इधर मुस्लिम की संख्या बहुत ज्यादा हो गई और इधर हिंदू। लेकिन अंग्रेजों का चाल यही था कि इसे सांप्रदायिक तरीके से तोड़ा गया था, लेकिन अपने दबाव को कम करने के लिए कर्जन इसे प्रशासनिक व्यवस्था का नाम दे दिया। आखिर में यह सांप्रदायिक तरीके से ही इसका विभाजन किया गया था। तो ये कर्जन का सबसे बड़ी दुखद और सबसे घटिया काम किया गया था। इससे फिर क्या हुआ कि इसके जो एक इसी के आदमी थे जिसका नाम था किचनर, इनका सहयोगी थे किचनर, लेकिन किचनर में और इनमें कर्जन में मतभेद हो गया। मतभेद होने के बाद क्या हुआ, जो भारत के उस समय सचिव थे उन्होंने किचनर का सहयोग दिया, किचनर के बात को माना, जिससे कि कर्जन में असंतोष पैदा हो गया। असंतोष पैदा होने के कारण कर्जन अगस्त में अपना इस्तीफा दे दिए। अगस्त में इस्तीफा देने के बाद कर्जन का शासनकाल वहां से समाप्त हो जाता है। यह था लॉर्ड कर्जन के बारे में। अगला है इस्पात संयंत्र। भारत में अब तक कितने इस्पात संयंत्र बनाया गया उसके बारे में फुल डिटेल में देखते हैं। भारत में सबसे पहले जानिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से भारत में इस्पात संयंत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय जो है वो चला था 56 से 61 तक। इसको पूरे अच्छे तरीके से देखिए। द्वितीय पंचवर्षीय में 3 इस्पात संयंत्र लगाया गया था, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले है भिलाई इस्पात संयंत्र, इसको लगाया गया 1955 ईस्वी में। इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हो गया। इसमें रूस की सहायता से इसको लगाया गया था, रूस की सहायता से। फिर है आया इसके बाद राउरकेला इस्पात संयंत्र, इसको लगाया गया आगे चल करके 1900 राउरकेला को लगाया गया, इसको लगाया गया जर्मनी के सहायता से, जर्मनी के सहायता से। और फिर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को 1959 में इसको स्थापित किया गया, ये ब्रिटेन के सहायता से। इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में सबसे पहले ब्रिटिश लोग आकर के वहां पर बहुत ज्यादा अपना सत्ता स्थापित कर लिए थे। तो पश्चिम बंगाल में ब्रिटिश लोग होने के कारण दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहायता से यहाँ पर लगाया गया था इस्पात संयंत्र। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 लगाए गए। उसके बाद से फिर जब तीसरा पंचवर्षीय योजना आया
तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक चला। इसमें एक बहुत बड़े इस्पात संयंत्र को लगाया गया था जिसको बोकारो स्टील प्लांट यानी बोकारो इस्पात संयंत्र के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। बोकारो स्टील प्लांट को 1962 ईस्वी में लगाया गया था। बोकारो स्टील प्लांट, स्टील इसको लिख लिया बोकारो इस्पात संयंत्र, इसको 1962 में शुरू किया गया था, लगाया गया। इसके बाद से फिर चौथी पंचवर्षीय योजना में तीन छोटे छोटे मतलब सिंपल से तीन छोटे छोटे इस्पात संयंत्र को लगाया गया। तो इसको लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसको देखिए आगे है किसे इस चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी लगाई गई। चौथी पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले देख लीजिए सलेम इस्पात संयंत्र जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। फिर है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। इसको लगाया गया चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर के 74 तक चला था, क्योंकि 1966 से 69 के बीच 3 वर्षों का योजना अवकाश चल रहा था, ठीक है, इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चला था। इसके बाद से फिर विजयनगर इस्पात संयंत्र जो ये कर्नाटक में है, इसको चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 इस्पात संयंत्र को लगाया गया। फिर 1973 में एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी का स्थापना किया गया जिसको हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। सेल, इसको हम लोग कहते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये होती है सेल की फुल फॉर्म। 1973 में सेल की स्थापना किया गया और जितने भी छोटे छोटे कंपनी थे उन सभी को सेल के अंदर डाल दिया गया और सेल ही उन सभी का संचालन करने लगा, चाहे वो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र हो, भिलाई हो, लालकिला हो, विजयनगर हो, सलेम हो, फिर विशाखापत्तनम, इन सभी कंपनियों को सेल के अंतर्गत दे दिया गया और सेल ही उन सभी का 1973 के बाद से संचालन करना शुरू कर दिया। ये हो गया, ये पूरे हो गया इस्पात संयंत्र के बारे में पूर्ण जानकारी। आगे है, फिर है अमृत क्रांति क्या है। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? ये संबंधित है नदी जोड़ो परियोजना। देख लीजिए, नदी जितनी भी बनती है, एक नदी से दूसरे नदी में जोड़ जो होती है, उसको जोड़ने के लिए जो बनाया गया है योजना, उसे हम लोग अमृत योजना के नाम से जानते हैं। आपको बहुत सारे योजना क्रांति के बारे में हम अभी बताने जा रहे हैं। जैसे कि भारत में सबसे बड़ी क्रांति जो अभी बन करके आई थी, वो हरित क्रांति का नाम से हम लोग जानते हैं। हरित क्रांति के पूरे विश्व में जो सबसे बड़े क्रांति लाए थे वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा लाया गया था। जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के वो रहने वाले थे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में किया गया था। 1967 से 68 में किया गया। MS स्वामीनाथन ने शुरू किया था। स्वामीनाथन के द्वारा यह शुरू किया गया। यह पहली हरित क्रांति शुरुआत हुआ था। पहली हरित क्रांति। जब दूसरी हरित क्रांति को 1983 से 84 में इसकी शुरुआत किया गया। यह दूसरी हरित क्रांति का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था वो गेहूं के ऊपर पड़ा था, गेहूं और जौ के ऊपर। इसका थोड़ा सा चावल के ऊपर भी प्रयोग किया गया था, लेकिन चावल के ऊपर इतनी सफलता नहीं मिल पाई जितना गेहूं के ऊपर हरित क्रांति में मिला था। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में भारत में स्वामीनाथन को इसका श्रेय जाता है, जो हरित क्रांति को लाए थे। उसी हरित क्रांति गेहूं और जौ से संबंधित है, ठीक है। अब उसी प्रकार से देख लीजिए श्वेत क्रांति भी जो है, श्वेत क्रांति ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दूध उत्पादन से संबंधित है। इसके जो दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वर्गीज कुरियन को हम लोग जानते हैं। वर्गीज कुरियन दूध उत्पादन के जनक है, ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसको हम लोग ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, बाढ़ से, पेट्रोल से, पानी से या दूध से। तो ऑपरेशन फ्लड जिसको हम लोग दूध उत्पादन के नाम से जानते हैं, ऑपरेशन फ्लड, इसे याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड ये है दूध उत्पादन से संबंधित है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं।
श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। इसी प्रकार से हम आपको बहुत सारे क्रांति का नाम लिख दे रहे हैं, उसको याद कर लीजिएगा। जैसे कि है, आप लोग याद कर लीजिएगा नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है ये मछली से संबंधित है, मछली। ये है फिर गुलाबी क्रांति, ये आपको झींगा मछली से संबंधित है, झींगा मछली। फिर देख लीजिए, फिर जैसे स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। फिर उसी प्रकार से देख लीजिए पीली क्रांति है, तिलहन से संबंधित है, तिलहन यानी तेल से संबंधित है। फिर है रजत क्रांति है आपको अंडा से संबंधित है, ठीक है। लाल क्रांति है वो मांस से संबंधित है, मांस या टमाटर। लाल क्रांति मांस या फिर टमाटर से संबंधित है, टमाटर। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये सब क्रांति पूछा जाता है, ठीक है। तो क्रांति हो गया। उसके बाद से अगला है आप लोग को संसद की संरचना। संसद के बारे में जानिए, संसद क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए संसद के बारे में जान लीजिए। इसको भारतीय संविधान आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया है। संसद की संरचना, इसकी डिजाइन सर एडविन लुटियंस द्वारा 1912 से 13 में इसकी डिजाइन किया गया था, सर एडविन लुटियंस के द्वारा। 1921 में संसद की नींव रखी गई थी बनाने के लिए। और संसद भवन जो है 144 ग्रेनाइट के पत्थरों द्वारा इसके 144 स्तंभ बनाए गए हैं, उसी पर संसद टिका हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, एडविन लुटियंस, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एडविन लुटियंस संसद का डिजाइन किए थे, ठीक है, डिजाइन किए थे 1912-13 में। इसकी जो नींव रखी गई थी 1921 ईस्वी में। इसे बनने में कुछ समय लगा। इसको 144 ग्रेनाइट के पत्थर द्वारा स्तंभ इसका तैयार किया गया था। अब संसद की देख लीजिए, इसको जो भी हम बताते जाएंगे लिखते जाएंगे, उसको फास्ट तरीके से लिखते जाइएगा पॉज करके। उसको देखिए, संसद 3 इसके स्तंभ हैं। एक होता है राज्यसभा, फिर है लोकसभा और एक होते हैं राष्ट्रपति। राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं। उच्च सदन ये अस्थाई होता है, ये अस्थाई सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। इसकी सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, इसको याद रखिएगा। और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु वो 30 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। इसके राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य होते हैं वो 250-250 होते हैं। और इसमें 12 लोगों को एंग्लो इंडियन को मतलब आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति द्वारा 12 व्यक्तियों को कला सहित एक विशेष कार्य क्षेत्र के द्वारा इसमें मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा 12 लोगों को राष्ट्रपति द्वारा इसको मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, 12 लोगों को इसमें। इसके बाद लोकसभा को है कि इसकी विवरण, राज्यसभा का विवरण 80 में, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में बताया गया है। इसे निम्न सदन के नाम से हम लोग जानते हैं और ये अस्थाई है, अस्थाई सदन के नाम से जाना जाता है, इसलिए क्योंकि इसे कभी भी बीच में भंग किया जा सकता है। भंग करने का मतलब यह है कि जो भी जनता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं वो सीधे तौर पर लोकसभा में जाते हैं। लोकसभा में जाने के बाद इसीलिए लोकसभा को जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सदन के नाम से हम लोग जानते हैं। और जनता द्वारा भेजे गए कोई प्रतिनिधि होते हैं, अगर उन्हें बहुमत नहीं मिलती है तो कभी भी बीच में भंग कर दिया जाता है, ठीक है। इसलिए लोकसभा अस्थायी सदन होते हैं। इसकी अधिकतम संख्या जो है वो भारतीय संविधान में कुल मात्र 500 अधिकतम सदस्य के बारे में विवरण दिया गया है, लेकिन वर्तमान में 552 अधिकतम सदस्य लोकसभा के हैं। इसको याद रखिएगा, लोकसभा के जो सदस्यों को न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष से कम के रहेंगे, वो लोकसभा के सदस्य नहीं बन पाएंगे, ठीक है। इनके सदस्यों को, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, जो सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में 84 SC यानी शेड्यूल कास्ट जनजाति
अनुसूचित जाति और 47 एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत। इसको याद रखिएगा, लोकसभा में 84 एससी के लिए 47 एसटी के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है। ये अनुच्छेद 330 के तहत, अनुच्छेद 330 के तहत ये लोकसभा के लिए हो गई। फिर देखिए लोकसभा में 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत, 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत ये साफ तौर पर कहा गया है कि लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें को 2026 तक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जितना फिक्स कर दिया गया है उतना ही रहेगा। 2026 के बाद लोकसभा की सीट और विधानसभा की सीटों में हम परिवर्तन करेंगे 2026 तक। 2026 तक जो का त्यों रहेगा, जो है वही 84वां संविधान संशोधन 2001 में, ठीक है। फिर उसके बाद है कि 69वां संविधान संशोधन 1989 के तहत यह साफ तौर पर कहा गया है कि जो पहले मतदान करने की आयु 21 वर्ष थी उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है। मतलब वयस्क मानने की उम्र अब 21 से घटाकर 18 कर दिया गया है। पहले जो लोग वोट जो देते थे 21 वर्षों में, अब वो 18 वर्षों में ही दे पाएंगे। वो कब, कैसे? 69वां संविधान संशोधन 1989 के तहत ये प्रावधान को किया गया है, ठीक है। तो ये थी लोकसभा के बारे में। अब थोड़ी सी राष्ट्रपति के बारे में बता देते हैं। इसको लिखना है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम थोड़ा ये फास्ट रिपीट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि क्वेश्चन कम है, फुल डिटेल में दे रहे हैं, तो इसको जरूर देखिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है इसमें, ठीक है। चलिए तो हम थोड़ा राष्ट्रपति के बारे में संक्षिप्त विवरण दे देते हैं। अब एक राष्ट्रपति रह गए इसमें। देखिए राष्ट्रपति जो पद है ये अनुच्छेद 52 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति से संबंधित एक दो इंपॉर्टेंट जान लीजिए कि अनुच्छेद 61 है जो महाभियोग के बारे में बताता है। महाभियोग क्या है इसको जान लीजिए। महाभियोग कहने का मतलब है राष्ट्रपति को हटाने के लिए आप कोई डायरेक्ट इसे नहीं हटा सकता। राष्ट्रपति को हटाने के लिए आपको संसद में प्रस्ताव पेश करने होंगे। संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों में से किसी भी एक सदन में आपको एक प्रस्ताव रखने होंगे। लेकिन प्रस्ताव रखने से पहले अगर आपको संसद राष्ट्रपति को हटाने हैं तो उन्हें 14 दिन पहले आपको लिखित रूप में सूचना देने होंगे कि हम आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगा रहे हैं। तो अगर एक सदन में दीजिएगा तो 2/3 बहुमत से दूसरे सदन में उस प्रस्ताव को पारित करने होंगे। अगर दोनों सदन से 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसके बाद से राष्ट्रपति अपना पद को त्याग कर देते हैं। उसी को महाभियोग कहते हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इसका साफ तौर पर विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 72 क्या है? अनुच्छेद 72 क्षमादान से संबंधित है। भारत में अगर किसी को उम्र कैद की सजा या फिर फांसी की सजा सुनाया गया है तो फिर राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि उम्र कैद की सजा को कम कर सकती है और फांसी की सजा को रुकवा सकती है। भारत में एकमात्र यही राष्ट्रपति है जिनको यह शक्ति दिया गया है। तो 72 में है क्षमादान, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति से ये दो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये हम लोग का संसद की संरचना के बारे में उम्मीद करते हैं आपको पता हो गया होगा। अगला है विटामिन क्या है, विटामिन के बारे में जान लीजिए। सन 1911 ईस्वी में फंक द्वारा 1911 ईस्वी में विटामिन के लिए पता लगाया गया था कि विटामिन होता है। विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देती है शरीर में, हमें रोग प्रतिरोधी क्षमता हम लोगों को प्रदान करती है। विटामिन हमारे शरीर में कट छट जाने के बाद घाव भरने में काम आता है। इस विटामिन दो चीजों में घुल जाता है, एक वसा में और दूसरा जल में। वसा में जो घुलने वाला जो होता है विटामिन, उसको लोग डेका के नाम से जानते हैं, बताते हैं डेका क्या है। और जल में घुल जाता है बीसी। विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए ये वसा में घुल जाएगा। विटामिन बी, विटामिन सी ये जल में घुल जाता है। इसीलिए इसको फॉर्मूला में याद रखिए, वसा में घुलने वाले डेका और जल में घुलने वाले विटामिन सी। विटामिन सी को अगर खाना पकाते हैं तो पकाते समय गर्म करने से किसी खाना में विटामिन सी अपने आप नष्ट हो जाता है। तो इसे याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछता है कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता, क्योंकि दूध जब भी कोई पीता है तो गर्म करने के बाद और गर्म करने से विटामिन सी उसमें से नष्ट हो जाता है। विटामिन डी आपको फ्री में मुफ्त में मिल सकता है। आपको सूर्य के धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी से हमारे शरीर के त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत लाभदायक होता है।
हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है विटामिन डी। इसलिए हम लोग को सुबह का धूप जरूर लेना चाहिए। मछली में विटामिन ए पाया जाता है, जबकि मछली के यकृत में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो इसको भी याद रखिएगा, मछली में विटामिन ए और मछली के यकृत में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है। धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अब विटामिन के बारे में जान लीजिए। अब थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में देख लेते हैं। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। रेटिनॉल, इससे रतौंधी रोग होता है। इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है, पॉज करके, या फिर इसको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। विटामिन बी को थायमिन के नाम से हम लोग जानते हैं, जिससे बेरी रोग होता है, बेरी रोग। विटामिन सी को अस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, और इससे अस्कर्वी रोग होता है। अस्कर्वी रोग क्या होता है? मनुष्य के मुंह से मसूड़ा फूल जाता है। मसूड़ा फूलने के बाद आपको मुंह से हमेशा खून निकलते रहता है, मसूड़ा फूल जाएगा, तो उसी को हम लोग अस्कर्वी रोग के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब चलिए विटामिन डी को रिकेट्स कहते हैं। रिकेट्स ये कैसे होता है? जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें खान पान में कमी होने के कारण उसमें विटामिन डी की अगर कमी होगी तो बच्चों में पैर में टेढ़ापन हो जाता है। चलने पर पैर के घुटने आपस में टकराने लगते हैं, पैर टेढ़ा हो जाते हैं। जो बहुत सारे बच्चों को देखोगे चलते समय उनके घुटने आपस में टकराते हैं, टेढ़ा हो जाते हैं, उसे रिकेट्स की बीमारी हम लोग कहते हैं। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता कमजोर हो जाती है। जनन क्षमता कमजोर हो जाएगी, यानी आपको बच्चा पैदा करने में आपको बहुत मुश्किलें होंगी, जिसे इसी के कमी के कारण हम लोग बांझ के रूप में जानते हैं कि वो बांझ हो गया, ठीक है। इसके अगर जनन क्षमता अगर मजबूत करने है तो आपको हमेशा अंकुरित खाना या अंकुरित अनाज के रूप में आप उसे प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चना हो, मूंग हो, सोयाबीन हो, या किसी भी अंकुरित चीजों का आप खाने का प्रयोग कर सकते हैं, उससे जनन क्षमता में आपको मजबूती मिलेगी, ठीक है। फिर है विटामिन के को हम लोग फिलोक्विनिन के नाम से जानते हैं। विटामिन के हमको रक्त के ताकत जमाने में मदद करता है। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो अगर शरीर में जहां भी अगर कटेगा, कटने के बाद आपके शरीर से ब्लड लगातार बहते रहेगा, खून रुकेगा ही नहीं। तो शरीर में खून रुकने के लिए आपको विटामिन के की आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए विटामिन के की कमी से रक्त की थक्का नहीं जम पाता है। तो विटामिन के बाद अब देख लेते हैं R5 संगठन क्या है। R5 संगठन ब्रिक्स को कहा जाता है। ब्रिक्स संगठन को R5 के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि ब्रिक्स के पांचों देश जो है उन सभी के मुद्रा जो है, मुद्रा का नाम स्टार्टिंग में शुरुआत R से होता है, इसलिए R5 के नाम से ब्रिक्स को जानते हैं। इसकी स्थापना 2008 में शुरू किया गया था और 2009 में ब्रिक्स की सबसे पहला सम्मेलन किया गया था। सम्मेलन रूस में किया गया था, और अभी जो वर्तमान में है 2020 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में अभी सम्मेलन किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और इसके साथ में एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को मिलाकर के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2020 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सम्मेलन किया गया है। ब्रिक्स में शुरुआती दिनों में 4 देश थे, BRIC, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। 2010 में साउथ अफ्रीका को चाइना के कहने पर इसे भी शामिल कर दिया गया। तो ब्रिक्स के बारे में इतना हो गया। अब आगे देख लीजिए खेल रत्न पुरस्कार क्या है। खेल के लिए 3 बड़े बड़े पुरस्कार हैं, जिसको हम लोग द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी पुरस्कार के नाम से हम लोग जानते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में किया गया, अर्जुन पुरस्कार को 1961 में और राजीव गांधी को 1992 में किया गया। यह खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। खेल प्रशिक्षक को यानी कोच को दिया जाता है। कोच यानी जो खेलने के लिए जो ट्रेन करते हैं खिलाड़ियों को, उनको दिया जाता है, और ये खिलाड़ी को दिया जाता है जो खेल खेलते हैं उन्हें, खिलाड़ी को। राजीव गांधी में अभी वर्तमान में 25 लाख रुपए नगद राशि के रूप में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में दिए जाते हैं। इन खेल रत्न पुरस्कार में राजीव गांधी सबसे बड़ा पुरस्कार है खेलों के लिए। तो खेल रत्न पुरस्कार से इतना हो गया। उसके बाद से अगला सवाल है जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस है। हम हर प्रत्येक एपिसोड में हम एक आपको हर महीने का इंपॉर्टेंट दिवस के रूप में लेकर के आएंगे, जरूर उसको देखिएगा। तो यह है जनवरी का, हम लिखा है, इसको नोट करते जाइएगा, याद कीजिएगा।
4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है, लुईस ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को, सॉरी 9 जनवरी को फिर हम लोग मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस। इसको इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उसी दिन से प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, उसी समय से। उसके बाद से फिर 12 जनवरी इसमें हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। युवा दिवस इसलिए मनाया जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को हुआ था, इसीलिए हम लोग उनके याद में युवा दिवस के रूप में हम लोग 12 जनवरी को मनाते हैं। अब 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 12 अगस्त को। फिर देखिए 10 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, सॉरी 10 जनवरी को नहीं, 15 जनवरी को, 15 जनवरी थल सेना दिवस, थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद से फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उसके बाद से फिर 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, शहीद दिवस, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इतना मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो दिवस के रूप में जनवरी का इतना है, जितना भी लिखा है उसको जरूर याद कीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा, फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे आप लोग के लिए। फिर देखिए CH6, इन सभी को मूलानुपाती लिखना है, मूलानुपाती सूत्र लिखा जाता है। तो कैसे, इन जो भी दिया जाएगा इसका सबसे छोटा रेशियो, सबसे छोटा अनुपात में तोड़ दीजिए, वही आपका मूलानुपाती। 6 एकम 6, 6 एकम 6, ऐसा अंक लीजिए जो दोनों को काट सके। तो देखिए तो C हो गया एगो, H हो गया एगो, तो इसको हम CH लिख सकते हैं, ये आपका मूलानुपाती सूत्र हो गया। अगला है C2H6, तो इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, C एगो H 3 गो, तो इसको CH3 लिख दीजिए। छोटा अनुपात में खाली तोड़ दीजिए। H2O है तो ये तो कटेगा नहीं, H2O को वही रह जाएगा, फिर H2O2, H2O2 इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, H एगो और O एगो, तो इसको HO लिख दीजिए। फिर है C4H10, इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो C 2 गो, H5, इससे ज्यादा नहीं कटेगा, सबसे छोटा रेशियो यही है, तो ये आपका मूलानुपाती हो गया। अगला है C8H16, इसको काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, C एगो H 2 गो, तो CH2 इसका हो गया मूलानुपाती सूत्र। इसको लिखिए C5, 5 मरतबा काटिए इसको 9, तो हो जाएगा C5H9, इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, तो C3H7, ये आपका मूलानुपाती सूत्र हो गया। इसको सबसे छोटा रेशियो में काटना ही मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो हम फास्ट रिवीजन आप लोगों के लिए कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, पूरी डीप में नॉलेज आप लोगों को देंगे। तो इसके लिए आप इसको जरूर देखिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि दोस्तों को भी आपका इसका लाभ मिल सके। इसलिए आपको जो भी हम इतना डिस्क्रिप्शन देते हैं, ये आपको बीपीएससी या कोई भी पीसीएस एग्जाम में डिस्क्रिप्शन लिखने में आपको बहुत मदद करेगा। अगला है न्यूमेरिकल है, सबसे लास्ट क्वेश्चन। 273 मीटर गहरे तालाब से 360 केजी पानी 30 मिनट में निकाला जाता है, तो मोटर पंप के द्वारा उस मोटर पंप की शक्ति क्या है? ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है P बराबर शक्ति बराबर mgh/t। तो देखिए इसमें मास दिया है आपको, मास दिया है 360 केजी, सिर्फ वैल्यू पुट कर दिए 360 केजी। फिर दिया है g का मान 10 होता है, 10 होता है 10 मीटर पर सेकंड g का वैल्यू, और h हाइट दिया है 373 मीटर, 373 मीटर। तो इसको हो गया t का वैल्यू 30 मिनट है। इसको सेकंड में बदलने के लिए आप इसे 60 से गुना कर दीजिए, तो ये हो। अब इसको काट दीजिए आप, 0 से 0, 0 से 0, 36 18 दूनी 36, इसको 746 आ जाएगा, 746 वाट। 746 वाट बराबर 1 HP होता है, इसको याद रखिएगा, 1 HP 746 वाट बराबर। हम प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक सीरीज में आपको हर सब्जेक्ट से लेके आते हैं क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इकोनॉमिक्स पॉलिटी, हर चीज से। तो इसको ध्यान में रखिएगा, न्यूमेरिकल भी लेके आते हैं। तो अगर अच्छा लगता है वीडियो तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो हम आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उसका नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। इसका जवाब हम कल के एपिसोड में देंगे, फुल एपिसोड इसको पूरी तरीके से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद।